तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ओके, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो उसके साथ आता है एक बेल का बटन। बेल के बटन पे आप जाके क्लिक करिए, वहाँ पे मिलेगा आपको ऑल का बटन। ताकि उस ऑल के बटन को आप क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि जो मेरी नई वीडियोज़ हैं उनका आपको पता चलता रहेगा कि कब वो आ रही हैं, तो आप उन्हें जल्दी से जल्दी देख पाओगे सबसे पहले। ओके, तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। तो बिना किसी देरी के चैनल को कह रहा हूँ, वीडियो करते हैं शुरू। ओके, हाय गाइस। मैं हूं यश। ठीक है, और आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं मॉल कंसेप्ट एंड कुछ कंसंट्रेशंस के फॉर्मूले। ठीक है, कि कैसे कंसंट्रेशन निकाली जाती है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट बिना किसी देरी के। ओके, मॉल कंसेप्ट। ओके, वैसे बेसिकली वैसे हम मोल्स कैसे इसमें बेसिकली क्या होता है, हमें निकालने होते हैं मोल्स। ठीक है, मोल्स हम बेसिकली अगर अलग अलग से फॉर्मूला देखें कि मास के लिए क्या है और एटम्स के लिए क्या है और अपना वॉल्यूम के लिए क्या है, लीटर्स में अगर हमें निकालना हो तो उसके लिए क्या है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया है, इन तीनों को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बना दिया है। इससे आप अ, दो तीन और टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला आपको बताता हूँ क्या है। देखो यहाँ पे मैंने लिया मोल्स। ओके, moles is equal to given mass upon molar mass is equal to number of atom divided by Avogadro number. ठीक है, given lit is equal to given liter upon 22.4। ठीक है, ये जो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला तो है हमारा मास के लिए। ये वाला जो फॉर्मूला है ये है एटम के लिए, और ये वाला लीटर्स के लिए है। ठीक है, और अब इस जो मैं मास वाला फॉर्मूला है इसके लिए बता देता हूँ पहले क्या होगा। जो भी हमें दिया होगा, ठीक है, उसमें गिवन मास होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, जो वो हम न्यूमरेटर में लेंगे, और जिस एलिमेंट का हमने जिस सॉल्यूट का निकालना है, जिस चीज़ का भी जिस भी कंपाउंड का निकालना है ना हमने। ठीक है, कंपाउंड है या कोई स्पीशीज़ है, तो उसका हम यहाँ पे लेंगे डिनोमिनेटर में मोलर मास जो भी होगा उसका। जैसे NaCl है, ठीक है, उसका हो जाएगा 58.5। ठीक है, तो 58.5 नीचे आ जाएगा, और जितना मास दे रखा होगा वो ऊपर ले लेंगे हम। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हम एटम्स के लिए। जब भी एटम्स के मोल्स मोल्स पूछेगा कि बताओ कि इतने एटम्स में कितने मोल हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम जितने भी हमें दे रखे होंगे वो तो हम ले लेंगे ऊपर। ओके, और जो नीचे लेंगे हम वो एक कांस्टेंट है, एवोगैड्रो एवोगैड्रोस कांस्टेंट, वो है ये। ठीक है, ये मैंने ब्लू बॉक्स में डाला हुआ है। ओके, और नेक्स्ट आ जाते हैं हम गिवन लीटर्स में। जब भी कुछ लीटर्स में दिया होगा, ठीक है, तो उसको ऊपर ले लेंगे और नीचे लिखेंगे 22.4 डिनोमिनेटर में। ओके, इससे हमारे सारे जो मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो अभी हम कुछ कर लेते हैं क्वेश्चन। तो पहले मैं क्या करूँगा, आपको पहले मास लीटर और एटम्स का जो एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊँगा, उसके बाद हम मिक्सिंग वाले क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मास के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट मोल्स इन 117 ग्राम ऑफ NaCl। सी, सॉरी, पहले मैंने NaCl का 52.5 बोल दिया था, नहीं 58.5 बोल दिया था, तो 52.5 होता है। ओके। ओके, तो हाँ, इसमें क्या दे रखा है हमें, कैलकुलेट मोल्स इन 117 ग्राम ऑफ NaCl। पहली बात तो ये देख लिया करो कि क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन में बोल क्या रहा है वो सामने वाला। ठीक है, कि क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है। ठीक है, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ के फिर आंसर क्या करना, उससे क्या होता है कि गलती के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। इसमें हमें दे रखा है गिवन मास, एक तो हमें दे रखा है 117 ग्राम। ठीक है, मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे। और Cl का कितना होता है, Na का होता है 23, और क्लोरीन का होता है 35.5। ओके, इसको प्लस किया, इसका मोलर मास आ गया 52.5, यानी कि NaCl का मोलर मास है 52.5। ओके, नाउ
अभी हम क्या करेंगे, मोल्स का जो फॉर्मूला है मास के लिए वो मैंने आपको बताया था, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अभी गिवन मास है 117 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है हमारे पास 52.5। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 2। ओहो, हाँ अभी ठीक है। तो नेक्स्ट है लीटर वाला। लीटर वाले में क्या होगा, कैलकुलेट मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ H2O। ठीक है, मतलब वाटर के अंदर 11.2 लीटर वाटर है हमारे पास, उसके लिए हमें मोल्स निकालने हैं कितने होंगे। ठीक है, तो लीटर में मैंने आपको पहले बताया है कि कैसे लेंगे हम। गिवन लीटर हमें दे रखा है 11.2 लीटर। ओके, मोल्स का जो हमने फॉर्मूला पीछे किया था वो क्या था, मोल्स इज इक्वल टू गिवन लीटर अपॉन 22.4। ओके, मोल्स इज इक्वल टू आ गया हमारे पास नेक्स्ट 11.2 अपॉन 22.4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 0.5। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, कैलकुलेट मोल्स इन, मतलब ये है हमारे पास एटम्स के लिए, कैलकुलेट मोल्स इन 10⁻24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁻24। ठीक है, 10⁻24 एटम्स हमारे पास गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्या हमारे पास गिवन, मोल मतलब और कुछ नहीं है गिवन। मोल्स का मैंने आपको फॉर्मूला क्या करवाया था, नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो मोल्स इज इक्वल टू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, ये बिल्कुल ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। 10⁻23 को हम 10⁻24 के साथ काट देंगे तो कितना बचेगा, 10। ठीक है, न्यूमिनेटर में 10 बचेगा। ओके, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा हुआ है 6.023। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा है बिल्कुल। ओके, हाँ ठीक है। अभी मैंने क्या कहा था कि एक मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस भी पूछते हैं, ज़्यादातर मिक्सिंग वाले ही पूछते हैं, सिंगल सिंगल वाला कोई नहीं पूछता आजकल। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 34.20 ग्राम ऑफ केन शुगर। ठीक है, इसमें क्या पूछ रखा है कि हमें मॉलिक्यूल बताने हैं, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं किसमें प्रेजेंट, मतलब 34.20 सॉरी 34.20 ग्राम ऑफ केन शुगर में। यानी कि केन मतलब हम समझ गए होंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक तो मास वाला लगेगा और एक एवोगैड्रो नंबर वाला। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हमें केन शुगर का जो फॉर्मूला है वो हमें गिवन है। लेकिन कई बार जो फॉर्मूला हमें, मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो कई बार गिवन नहीं होता, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं हम, मॉलर मास निकालते हैं हम केन शुगर का, कितना निकलेगा, सी, एक मिनट, के हाँ, तो जो हमारे पास ये सी है, ठीक है, इसका एक एटम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मोलर मास होता है मतलब, वो होता है 12, यानी कि एक एटम के लिए। ठीक है, और जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है इसका तो सबको पता ही है कितना होता है, 1। ठीक है, और ऑक्सीजन का एक एटम का जो मास होता है वो होता है हमारे पास 16। राइटिंग पे मत जाना, माउस के साथ लिखना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, सो आगे क्या है हमारे पास, तो 12 इंटू 12 144। ठीक है, 1 इंटू 22 22, 16 इंटू 11 इज इक्वल टू 176। अब हम इनको क्या करेंगे, प्लस प्लस करके हमारे पास आएगा मोलर मास ऑफ केन शुगर इज 342। ओके, तो अभी हम अपना जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अभी देखो हमारे पास क्या इसमें बचा हुआ है, मोल्स की तो हमें ज़रूरत है नहीं क्योंकि वो तो हमने निकालने नहीं। ठीक है, तो वैसे मैं यहाँ पे लिया हुआ है, लेकिन मुझे ये मतलब थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे,
यहाँ पे आएगा मॉलिक्यूल। ओके, ये कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है यार। तो ठीक है, ये भी मैंने ठीक कर दिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, वो हो जाएंगे इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻²2। वो नहीं, एक्चुअली मैं ये ठीक कर रहा था ना, हाँ ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो, 342 ऊपर है 34.20, यानी कि गिवन मास, और नीचे क्या था, मोलर मास। ठीक है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो हमने एवोगैड्रो नंबर लिख दिया यहाँ पे 6.023 इंटू टू इंटू 10⁻23। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिंपल सा ही सॉल्व हो रहा है। ये पॉइंट हटाया और नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ से गया, नीचे आ गया 10, ये जो डिजिट है वो जाएगी ऊपर, और 10 से ये 10⁻23 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10⁻22। ओके, तो सिंपली आंसर आ गया हमारा 6.023 इंटू 10⁻22। ओके, तो अब हम कर लेते हैं कुछ कंसंट्रेशन की टर्म्स। ओके, कंसंट्रेशन वैसे क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। Amount of solute which is present in solution is known as the unit of concentration is in mole per liter, that mean number of moles presented in 1 liter. तो इसमें क्या क्या रखा है कि जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन सोल्यूशन। मतलब क्या है कि जितनी अमाउंट सोल्यूट की सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगी वो होगी हमारी कंसंट्रेशन। ठीक है, इज नोन एज कंसंट्रेशन, एंड द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर। यानी कि कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर। ओके, यानी कि दैट मीन नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर। प्रेजेंट इन 1 लीटर। ओके, यानी कि 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं वो होती है हमारी कंसंट्रेशन, मतलब यूनिट का मतलब है ये। ओके, तो इसको मतलब जो कंसंट्रेशन उसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूलेज होते हैं हमारे पास, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मास बाय मास परसेंट का। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होते, ये पहले तीन तो मतलब सिंपल से होते हैं। मास ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मास इनटू 100। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ओके, ये तीन होते हैं सिंपल से। तो आगे हम पढ़ते हैं जो थोड़े से ज़्यादा ज़रूरी वाले हैं। ठीक है, जो फर्स्ट आते हैं उसमें से मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या क्या रखा है कि नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं मतलब टोटल मोल्स हैं वो कितने डिजॉल्व हुए हैं ये मतलब पर लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर। ओके, सिंपली अगर इसका फॉर्मूला अगर हम लिखें तो आएगा मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ओके, और जो मोलैरिटी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोलर। ओके, या ठीक है, चलिए आगे। तो अब हम कर लेते हैं मोलैरिटी का एक छोटा सा क्वेश्चन। सिंपल है, कोई इतनी वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी व्हेन 117 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 500 ml सॉल्यूशन। ठीक है, क्या क्या रखा है, गिवन मास हमें दे रखा है 117 ग्राम। ठीक है, मोलर मास हम निकाल लेंगे, NaCl का 58.5 होता है। एक मिनट, ओके 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 गाइस, पीछे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, वो है कि हाँ यहाँ पे
जो मास वाला मैंने क्वेश्चन करवाया था वहाँ पे वो 52.5 नहीं है, वो 58.5 है। ओके, हाँ मैंने चेक नहीं किया था, ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई मेरे से। चलो यहाँ पे 58.5 आ गया। ओके, NaCl का जो मोलर मास है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 2। ठीक है, तो मोल्स हमारे पास कितने हैं इसके, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास निकल चुके हैं, इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो सोल्यूट के मोल्स हमें पता लग गए। अभी गिवन वॉल्यूम कितना है, 500 ml है। अब उसने क्या बोला था, कुछ जो हमारे पास फॉर्मूला था क्या था, वो पीछे देख लेते हैं एक बार। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, तो लीटर में दे रखा है इन्होंने हमारे, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में कितना है, ml। तो जब भी ऐसा होगा ना, हम क्या करेंगे, 1000 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे। ओके, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 500। 2 0 से 2 0 कैंसिल। ओके, 5 इंटू 10, 2 इज इक्वल टू 10, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, एक मिनट, हाँ जी, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू आ जाएगा मोलरिटी हमारे पास 4 मोलर। मोलर मैंने आपको बताया था कि इसकी एसआई यूनिट, मोलर इज अ एसआई यूनिट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टर्म है मोलैलिटी। ओके, मोलैलिटी क्या होती है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी इन सॉल्वेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। ओके, तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसकी डेफिनेशन दोबारा पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट के जितने मोल्स हैं वो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अभी क्या दे रखा है, सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है। ओके, यानी कि जो हमने जो भी लिया है हमने, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में लेते हैं हम सॉल्वेंट को मेनली। ठीक है, तो सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट हमने डाला है पर केजी के हिसाब से। ओके, तो वो होती है हमारे पास मोलैलिटी। तो फॉर्मूला आपको पता लग गया। अभी एक और लाइन में लिखे हुए यहाँ पे, मोलैलिटी, यहाँ पे देखो, मोलैलिटी इज द बेस्ट unit to determine concentration because in this temperature remain constant। जो हमने बाकी की जो टर्म्स की हैं, पीछे वाली जो 4 पहली टर्म्स की हैं हमने, और जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं, उन सब में जो टेम्परेचर है वो वेरी करता रहता है, थोड़ा बहुत मतलब उसको मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन हो नहीं पाता उतना। ठीक है, लेकिन जो मोलैलिटी होती है वो एक ऐसी अकेली टर्म है जिसके अंदर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर पाते हैं। ओके, और जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन है वो एकदम सही नहीं मिलती है, हमें सही मिलती है। ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं नॉर्मेलिटी। इट इज़ अ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अभी पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में लीटर है, ठीक है, ध्यान से ये बात ध्यान रखना, लीटर है। ठीक है, सोल्यूशन में, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में हमने कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डाले हैं। अभी क्या है कि आप लोगों को मोल्स पता है, सोल्यूट पता है, सॉल्वेंट पता है, ठीक है, और सॉल्यूशन पता है आपको, लेकिन पता नहीं है तो क्या, ग्राम इक्विवेलेंट, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इट इज पहले हम नॉर्मलिटी का एक लाइन पढ़ लेते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास नॉर्मल। ओके, नॉर्मल, बल नॉर्मल ये, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम इसको मतलब पढ़ते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो जी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करने के जो मेथड्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं मेनली। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास, जो भी हमें मास गिवन होगा कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता लगा, तो अब ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास। ठीक है, जो भी मतलब हमारे पास होगा मोलर मास, कुछ जिस भी एलिमेंट को हम सोल्यूट मान के चल रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ मोलर मास होगा, डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। अब
सब पता लग गया। एक्स वेक्टर क्या है, वो बिल्कुल ही इजी टर्म है, सबसे इजी वाली इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है, यानी कि कितने, मतलब, तो मतलब क्या, मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो NaCl है NaCl में Na पे ऊपर, मतलब जब हम इनको तोड़ देते हैं, मतलब बॉन्डिंग टूट जाती है जब इनकी, तब इन पे आयंस बनते हैं। जो एक्स फैक्टर होता है वो आयंस में कैलकुलेट होता है, ठीक है। मतलब जब आयंस बनेंगे तब एक्स फैक्टर कैलकुलेट हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। तो इसमें हम वैसे कह सकते हैं कि जो बड़ा वाला, सबसे बड़ा जो नंबर आएगा आयन का, वो एक्स फैक्टर हो सकता है, होता है, ठीक है। तो अगर वैसे पता करने की कैसे निकालते हैं एक्स फैक्टर, तो सिंपल है कि मतलब जैसे मान लो NaCl है, ठीक है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन मतलब Cl के पास चला गया, और इसके ऊपर एक पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो इसका एक्स फैक्टर हो गया 1, ओके। MgCl2, अब इसको जब तोड़ेंगे तो Mg भी आएगा +2 क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। यानी कि आ, हुआ तो दो ही इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन है ना। अब यहाँ पे आके चाहे आयंस कितने ही बने, ठीक है ना, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का तो लेन देन दो का ही हुआ है, तो यहाँ पे आ गया दो, इसीलिए और नेक्स्ट है हमारे पास AlCl3, Al+3 +3 Cl नेगेटिव, ठीक है। तो क्या हुआ, तीन इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ, तीन बॉन्ड्स थे तो तीन बॉन्ड टूटे, तो तीन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास गए, एक एक क्लोरीन बन के वो, मतलब उसमें तो फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकते ना डायटोमिक ट्राइएटोमिक में, ठीक है। तो ये तो मोनोटोमिक होते हैं जब अकेले होते हैं। मतलब डायटोमिक में बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसके एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे नहीं तो बेसिकली तीनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो तीन क्लोरीन बन गई मोनोटोमिक्स, ठीक है। तो ये हो गया तीन। अब HNO3 में H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ तो 1। तो इसको सिंपली याद रखने का फॉर्मेट क्या है कि जिस आयन बनने के बाद जो सबसे बड़े वाला आयन होगा, मतलब दोनों तीनों जितने भी आयन्स बनेंगे उसमें से, ठीक है। तो जिस भी एलिमेंट के ऊपर बड़ा वाला चार्ज होगा, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, ठीक है, वो हमारा एक्स वेक्टर होगा, सिंपली, ओके। लेकिन ऐसा हर केसेस में नहीं चलता, तो इसीलिए आप ये मतलब इसको समझ लेना, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ओके। तो मोलैरिटी का जो नॉर्मेलिटी के साथ रिलेशन होता है वो क्या है कि मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास के साथ, नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई कर दो इक्विवेलेंट मास के साथ, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, मोलैरिटी इंटू ये m.m क्या है, मोलर मास, ओके। और ठीक है, ये इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। इक्विवेलेंट मास का हमने फॉर्मूला अभी ये रहा साइड में ही है हमारे पास, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर, ओके। तो यहाँ से मोलर मास कट हो गए, एक्स फैक्टर चला गया उस साइड, तो ये बन गया हमारे पास एक रिलेशन, मोलैरिटी इंटू एक्स फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, ये हमारे पास आ गया रिलेशन, ओके। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म होने वाला है, सिर्फ तीन छोटी छोटी सी लाइन्स रह गई हैं, वो अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ अ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ अ सोल्यूशन, यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ इन इज ग्राम पर लीटर। क्या कह रखा है कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ अ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ अ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या कह रखा है कि कितने ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व किया गया है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। बस इतनी सी बात है, उससे स्ट्रेंथ निकल जाएगी हमारी, मतलब आपकी नहीं सोल्यूशन की निकलेगी, ठीक है, मतलब सोल्यूट की निकलेगी। यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ इज ग्राम पर लीटर, ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल।
ग्राम पर लीटर जो है इसकी यूनिट है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम मॉलिकुलर फार्मूला पे। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन स्पीशीज और अ कंपाउंड इज नोन एज मॉलिकुलर फार्मूला। क्या कह रखे हैं, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन स्पीशीज और कंपाउंड, मतलब कोई स्पीशीज़ या कोई कंपाउंड है, ठीक है, उसके जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हमारा होगा मॉलिकुलर फार्मूला। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया है बेंजीन का। अब ये बेंजीन क्या होता है वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ड्राइंग पे मत जाना, माउस के साथ मैंने आपको पहले ही बताया है कि लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो ये यहाँ पे मतलब ऐसा होता है कुछ, ठीक है। ये होता है हमारे पास बेंजीन। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ इन 6 की 6 बेंड साइड पर जो होता है एक कार्बन होता है, ठीक है। और यहाँ पे लगा होता है इन हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम जो है वो अटैच होता है। एक, ये 3 हो गए, और ये 4, ये 5 हो गए, और ये लो जी। और ये यहाँ पे जो छोटा सा ये है ना, ये इसको ये मत समझना कि कहीं एक और हाइड्रोजन एटम अटैच हो गया, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा ड्राइंग में कमी रह गई है, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इम्पेरिकल फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कि मतलब जैसे जो मतलब ये कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, कार्बन के कितने एटम थे, 6। हाइड्रोजन के कितने एटम्स थे, 6, ठीक है। तो जब इनको रेशियो करेंगे हम तो कितना आएगा, 1:1, ठीक है। तो ये होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, दैट्स इट। इसी के साथ हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करने वाले हैं ये मेरे को भी नहीं पता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये पता चलेगा कि हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा वाला करेंगे। और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। इसके मेनली ज़्यादा 3 या 4-5 वीडियो हैं इसके, इस चैप्टर के, ठीक है। उन चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना। और पीडीएफ आपको साथ के साथ हर एक वीडियो के जो पीडीएफ हैं वो आपको मिल जाते हैं, तो नोट भी करने हैं वो। ऐसा नहीं कि सिर्फ फ़ोन में रखे हैं भाई, जब मन करेगा पढ़ लेंगे, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर गाइस, एंड घर से बाहर मत निकलो, एंड अच्छे से पढ़ना इसको, ठीक है।